हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं गुप्ता। आज यहाँ पर यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है संस्कृति आईएएस की होने वाली है, जिसमें आज हम टेस्ट नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि फुल टेस्ट होने वाला है और आधुनिक इतिहास से संबंधित ये वाला जो है आपका टेस्ट होगा। ऑलरेडी हम यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि हम बहुत सारे मल्टीपल्स कोचों के टेस्ट को लगा रहे हैं इसी चैनल पर। तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, जैसे जीएस वर्ल्ड की भी लगा रहे हैं, देह आईएएस की लगा रहे हैं, संस्कृति आईएएस की लगा रहे हैं, बाकायदा बहुत सारी टेस्ट लग रही हैं। आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज के हम पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य पद जो है उसके सही बारे में कौन सा वर्णन प्रस्तुत करता है। तो डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य के पद के बारे में सही विवरण कौन सी पुष्टि करता है। ऑप्शन रहेगा औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा किसी देश को पूर्ण स्वतंत्रता देना। क्या औपनिवेशिक शक्ति कोई पूर्ण नहीं, हम कहेंगे गलत है ना। दूसरा है केंद्र में नाममात्र के प्रधान के रूप में वायसराय प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता देना, ये भी गलत है। औपनिवेशिक शक्ति को जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन करने का अधिकार, ये भी गलत है। औपनिवेशिक शासन में जनता की तो चलती ही नहीं है ना। परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की सेवा शर्तों और स्वशासन प्रदान करना, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो डी ऑप्शन डोमिनियन स्टेटस के बारे में सही है। क्या कहता है, डोमिनियन स्टेटस के बारे में कहता है आपका जो परतंत्र है, जो देश है, उसको औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान रहना होगा और उसकी कुछ शर्तों के द्वारा ही स्वशासन करने की जो है अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे। नरहरि पारेख, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद या फिर जेबी कृपलानी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नरहरि पारेख भी थे, महादेव देसाई भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जेबी कृपलानी, चारों ही व्यक्ति आपके गांधी जी के सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह सभी को पता होगा है ना, 3/20 सिपेनिल की खेती होती से उससे संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। वर्ष 1917 में किसने होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। जो होम रूल लीग हुआ था 1917 में, यहाँ पर गिरफ्तारी हुई होम रूल के सदस्यों की और एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। तो कौन से व्यक्ति रहे हैं, आप कहोगे एस सुब्रमण्यम अय्यर साहब रहे हैं जिन्होंने नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यता, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भाई कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1875 में की गई थी, है ना। कितना, 1875 में की गई थी। किसने की थी, मैडम एचपी ब्लावत्स्की नामक एक महिला ने इस सोसाइटी की न्यू अमेरिका में रखी थी और भारत में इसका मुख्यालय कहां पर था। भारत में अगर इसका हेडक्वार्टर की बात किया है, मद्रास में इसका जो है हेडक्वार्टर बनाया गया था। कहां पर, मद्रास। और मद्रास में भी प्रॉपर नहीं था, मद्रास के पास में एक अडियार नामक जगह है, अडियार नामक, वहां पर इसका जो है हेड ऑफिस को बनाया गया था। खैर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं के बारे में बात करें, आत्मिक हर्षोन्नाद एवं अंतर्ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति करना था। क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल। ये आत्मिक ज्ञान के लिए ज्यादा जाने जाते थे। पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे, ये भी करेक्ट है। सांख्य एवं उपनिषद दर्शन की प्रेरणा के स्रोत थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन हमारे इसमें भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, कथन 2 है, कथन 3 है। अब यहाँ पर 3 कथन है, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो बात करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बात करें, रेडिकल राष्ट्रवादियों ने गांधी इरविन समझौते से असहमति को व्यक्त किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आप कहिए, गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, है ना। गांधी इरविन के बीच में जनवरी 1931 में समझौता हुआ था। उसे ही दिल्ली समझौता का नाम, क्योंकि दिल्ली में वार्ता हुई थी तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो असहमति व्यक्त की थी रेडिकल राष्ट्रवादियों ने, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इस समझौते में राजनीतिक स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की अवहेलना की गई थी। मतलब कि यह समझौता जब हुआ तो पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य था, उस समझौता के लिए यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य में हट गए थे, मतलब कि वहां से अवहेलना की गई थी। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये भी ठीक है। कथन तीसरा कहता है सरकार ने भगत सिंह एवं उनके साथियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की मांग पर विचार नहीं किया था। क्या ये सही है, तो हम कहेंगे हाँ भाई दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। क्या है, दूसरा और तीसरा कथन हमारा करेक्ट है, जबकि दोनों कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। दोनों कथन किसकी करते हैं, पहले की व्याख्या करते हैं, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा समझने में समय भी लगता है और आपको अच्छे से देखना भी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सैडलर विश्वविद्यालय, कौन सा है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय सदस्य थे। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की बात कराए भारतीय सदस्य कौन थे। तो सबसे पहले तो ये समझो कि सैडलर विश्वविद्यालय 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम जो लाया था उसके द्वारा ही सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी, है ना। तो 1917 संबंधित है। और यहाँ पर भारतीय सदस्यों के रूप में बात कर रहे हैं कौन थे, तो एक तो आपके आशुतोष मुखर्जी सर थे, दूसरे आपके डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। तो हम कहेंगे दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है, जबकि पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गंधमक की संधि निम्नलिखित में से किन के मध्य में की गई है। तो गंधमक की संधि है ना, गंधमक की संधि किन के बीच में की गई है। तो आपको ध्यान रखना है जो गंधमक की संधि की गई थी अंग्रेज एवं अफगानिस्तानों के बीच में की गई थी, अंग्रेज एवं अफगानिस्तान के बीच में गंधमक की संधि को किया गया था। कभी पूछा जाए कब किया गया था, तो 1842 के आसपास जो है किया गया था, है ना। तो एक तरीके से आपको याद रखना है गंधमक की जो संधि है वह है आपकी अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच में की गई है। तो अंग्रेज के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य प्रस्ताव कांग्रेस ने किस में अधिवेशन में पारित किया था। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या किया था, जो आपका पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव उसको रखा था। अब देखो एक क्वेश्चन में ना व्याख्या की बात करें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी व्याख्या हो जाएगी, पर अगर हम 150 क्वेश्चनों को लगा रहे हैं और एक वीडियो में लगा रहे हैं तो कोशिश हमें यही करनी होती है प्रॉपर हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान रहे, इधर उधर ना भटके। बहुत सारे वीडियो मैंने भी YouTube चैनल पर नोटिस किया हुआ है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन उस वीडियो को 2.5 साइड 3-3 4-4 घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में नहीं आता है बंदा यहाँ पर प्रैक्टिस करने आया है या फिर यहाँ पर लेक्चर ले रहा है वो 4-4 घंटे का, है ना। तो वो चीज हमारे पास पसंद नहीं होती है। मैं प्रैक्टिस अगर करवा रहा हूं तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस चलनी चाहिए इसलिए। खैर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में सुधार से संबंधित है। तो ऐसे कौन से आयोग जो ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा से संबंधित है, तो आप कहेंगे इसमें इस्लिंगटन आयोग है, ली आयोग है और यहाँ पर एचिंसन आयोग है। तो पहला, दूसरा और चौथा आपके जो आयोग हैं सिविल सेवा से संबंधित हैं, 1, 2, 4 यहाँ पर सही रहेंगे। फ्रेजर आयोग संबंधित नहीं है। कौन सा, फ्रेजर जो आयोग है वह है संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ पुस्तक है, लेकिन बात कराए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है। जैसे बात करें न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड, न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड के लेखक अरविंद घोष हैं, करेक्ट है। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी ठीक है। इंडिया विद फ्रीडम के अब्दुल कलाम आजाद, ये भी ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक की बात करें तो जयप्रकाश नारायण नहीं है बल्कि राम मनोहर लोहिया है। कौन है, राम मनोहर लोहिया है। तो आपको ध्यान रखना है डी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एवं बंगाल के नवाब के मध्य में संघर्ष हुआ, इसके प्रमुख कारण में दस्तक किस लिए जाना जाता है। तो भाई दस्तक की बात करें, कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य में संघर्ष हुआ, इसके प्रमुख कारण में दस्तक क्या है। तो हम करें कंपनी के कर मुक्त व्यापार का परमिट है था, क्या था, दस्तक जो था कंपनी के कर मुक्त व्यापार का परमिट था, ध्यान रखिएगा। और 1717 में सभी को याद होगा फर्क्सर के द्वारा कंपनी को फरमान के द्वारा चुंगी अदा न करने के लिए छूट जो है दे दी गई थी और यहीं से चीजें बिगड़ती चली जा रही थी। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज बनारस में किस ने स्वयं क्षरण होते हुए अंधकार के मंदिर कहा है। कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज बनारस को किसने स्वयं क्षरण होते हुए अंधकार के मंदिर कहा है, टीबी मैकाले ने। किसने, टीबी मैकाले के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें किसे माना जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। किसको, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। 1458 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा काली तट पर आया था। उसके बाद अल्बुकर्क यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1501 से संबंधित है और 1501 में वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत पर आए और कई सारे कन्नूर में व्यापारिक फैक्ट्रियों को स्थापित यहाँ पर किया हुआ था। तो यहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत का पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। अच्छा 1500 अल्मीड़ा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा कब बने थे, तो 1505 में यह पुर्तगाली गवर्नर के रूप में इनको चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। और 1510 में अल्बुकर्क जो है चुने गए थे, है ना, अल्मीड़ा का ही इन्होंने स्थान ले लिया था।
निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया पूछा है। तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने किया है, मिरातुल अखबार भी किया है, बंगदूत भी किया है, लेकिन सोम प्रकाश का प्रकाशन आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया। तो सोम प्रकाश का किसका किया गया, किसी को पता है क्या? सोम प्रकाश का किसने किया है, किसी को पता है? भाई सोम प्रकाश जो है द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में सोम प्रकाश का जो है प्रकाशन किया गया था। तो द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा, और इसी से ईश्वर चंद्र सागर भी जुड़े हुए थे सोम प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन 1 और अभिकथन 2 है, यहां पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे अभिकथन 1 और अभिकथन 2 पर। औपनिवेशिक काल के तृतीय चरण में रेल निर्माण पूंजी निवेश का प्रमुख क्षेत्र कैसा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि औपनिवेशिक काल के तीसरे चरण में रेल निर्माण जो है पूंजी निवेश का प्रमुख क्षेत्र था। क्या ही सही है? हम कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, रेलवे का निर्माण लाभ की गारंटी 5% लाभ की गारंटी की व्याख्या पर आधारित है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला रहेगा, एक का दोनों सही है, और कथन दूसरा जो है एक की व्याख्या भी यहां पर सही कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें किसने की थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है, कौन सा भारत में गठित पहला आधुनिक मजदूर संगठन था? तो भारत में गठित होने वाला पहला आधुनिक मजदूर कौन सा संगठन था? आप कहेंगे मद्रास मजदूर संघ था। कौन सा था? मद्रास मजदूर संघ था। इसकी स्थापना भारत में 1918 में की गई थी। कब की गई थी? 1918 में की गई थी। फिर आपको देखना है, फिर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई 1919 में। किसकी? 1919 में आपकी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। श्रम संगठन की स्थापना की गई 1918 में। मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। तो आपको यह चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? फेडरेशन यहां पर लिखा है, लेकिन अगर कांग्रेस जोड़ दिया जाए तो यहां पर कब की गई थी? तो आप कहोगे 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। ठीक है, चलिए हिंद मजदूर सभा की स्थापना की बात किया तो 1948 में की गई, और यह समाजवादी नेताओं के द्वारा की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगों में कौन सी शामिल थी? तो इनमें से पूछ रहा है कि ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। कि भाई 11 सूत्री मांगे जो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के मध्य में रखी थी, कौन कौन सी थी? राजनीतिक कैदियों की रिहाई बिल्कुल मांग में थी, पूर्ण शराबबंदी ये भी मांग में थी, सेना के व्यय में 50% की कटौती ये भी मांग में थी, नमक कर की समाप्ति ये भी मांग में थी, और आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति ये भी थी। तो 11 मांगों में 5 मांगे तो आपकी ये संबंधित सही है। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एका आंदोलन जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चलता रहा था, किसने इसका नेतृत्व किया था? तो एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में चला था, कई जिलों में चला, लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन रहेगा मदारी पासी के द्वारा किया गया था। एका आंदोलन जो है कई क्षेत्रों में चला, मदारी पासी एवं सहदेव नामक व्यक्ति के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। और उत्तर प्रदेश में भी हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ध्यान रखिएगा, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये 3 जिलों में सबसे ज्यादा यह सक्रिय रूप से एक्टिव मोड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस के अधिवेशन है और अध्यक्ष है, कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन किस अध्यक्ष से संबंधित? यहाँ पर चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर काकीनाडा अधिवेशन 1923 में यहाँ पर किसके अध्यक्षता में हुआ? तो हम कहेंगे इसमें अध्यक्षता कौन थे? मोहम्मद अली थे, जो आपका ये करेक्ट है। कानपुर अधिवेशन 1925 में पूछा जाए तो सरोजनी नायडू संबंधित है, एनी बेसेंट नहीं है, सरोजनी नायडू संबंधित है, सरोजनी नायडू संबंधित है। तो ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर क्या है? गलत है। लाहौर अधिवेशन 1929 की बात की जाए तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधित रहे। तो ऑप्शन तीसरा वाला भी गलत है। चौथा है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस संबंधित है, हाँ ये करेक्ट है। तो पहला और चौथा सही है। पूछा है कितने सही हैं? तो हम कहेंगे 2 सही हैं, 2 ऑप्शन गलत थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहादुर साहब प्रथम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो बहादुर साहब प्रथम के बारे में कह रहा है हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति को अपनाया था। हिंदुओं के प्रति कैसी? सहिष्णुता की नीति को अपनाया था, पहला वाला करेक्ट है। मराठों को चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया था। बहादुर साहब प्रथम ने मराठों को नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा।
सरदेश मुखी जो है यहाँ पर जो मराठों को वसूलने का अधिकार किसने के द्वारा, तो बहादुर शाह ने शाहू को मराठों का विधिवत राजा ही नहीं माना था। पहली बात तो माना ही नहीं था। मराठा राज्य के अधिपत्य के लिए ताराबाई साहू आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। तो याद रखना है यहां पर आपका दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस सिख गुरु ने लोहेगढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो एक सिख गुरु हैं जिन्होंने लोहेगढ़ किले का निर्माण करवाया, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह ने लोहेगढ़ किले का निर्माण जो है करवाया था, और यह अंबाला के उत्तर पूर्व हिमालय की तराई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अवध के नवाब सफदर जंग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। अवध के नवाब सफदर जंग के बारे में कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन सही है, विचार करें। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने वजीर का पद समाप्त कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय कोष में राजस्व देना बंद कर दिया, नहीं, बंद नहीं किया था। प्रशासन में स्थानीय हिंदुओं की नियुक्ति की गई, ये भी करेक्ट है। मणिपुर के युद्ध में अब्दाली का हाथ थोड़ी ना था, तो पहला और तीसरा वाला ही सही है। हम कहेंगे 1 और 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जबकि दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ऐसा एक मुगल बादशाह है जैसे लंपट मूर्ख के रूप में जाना जाता है। तो भाई किसे कहा जाता है लंपट मूर्ख, तो आप कहोगे जहांदार शाह को। किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा को दी जाती है ना। रंगीला बादशाह कैसे कहा जाता है, किसी को पता है क्या? कमेंट करके बताओ, रंगीला बादशाह कैसे कहा जाता है, रंगीला कैसे कहा जाता है, रंगीला मिजाज का था, कैसे कहा जाता है मुगल बादशाह को, कमेंट करके बताइए। किसने हैदराबाद में स्वतंत्र भारत की आसफ जाही वंश की स्थापना की। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप कहोगे 1724 में की गई थी। लेकिन की किसने थी, तो 1724 में तो की गई चिनकिलिज खां के द्वारा की गई थी। किसने? चिनकिलिज खां ने आसफ जाही वंश की स्थापना को किया हुआ था। और इस समय अगर बात की जाए जुल्फिकार खां, मुगल बादशाह कौन थे? जुल्फिकार खां थे, दक्कन के वायसराय के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अभिकथन और कारण में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 18वीं सदी में पारंपरिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। 18वीं सदी में क्या किया गया था? पारंपरिक जो क्रियाकलाप थे उनमें तेजी से गिरावट आई थी। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना। उस समय किसका शासन था? अंग्रेज यहाँ पर बसे हुए थे। कारण बताया जा रहा है कि इस समय शासक विदेशी व्यक्तियों के दबाव के कारण सांस्कृतिक क्रियाकलापों में खर्च नहीं कर सकते थे। तो ऐसा तो नहीं है खर्च नहीं कर सकते थे, तो केवल पहला वाला सही है, किंतु आर ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मराठा प्रशासन में सहोत्रा शब्द किससे संदर्भित करता है। मराठा प्रशासन में सहोत्रा शब्द की बात करें किसको संदर्भित करता है, तो हम कहेंगे सहोत्रा जो शब्द है चौथ के भाग के रूप में, किसको? चौथ के भाग के रूप में संदर्भित किया जाता है। अच्छा, चौथ में भी कई सारे भाग थे, है ना। चौथ में भी जो बांटे जाते थे, अलग अलग बांटों में जाता था, जैसे बबती, है ना, जैसे हम बाबती या बबती भी कहते हैं। ये आपका 1/4 भाग होता था, और 1/4 भाग किसे मिलता था? राजा को मिलता था। बबती के अलावा सहोत्रा होता था। कौन? सहोत्रा जिसके भी बात कर रहा है, ये 6% था, और पंच सचिव को मिलता था। फिर उसके बाद नाद गुंडा हो जाता। कौन सा? नाद गुंडा होता था। और नाद गुंडा जो होता था उसमें 3% राजा की इच्छा पर छोड़ दिया जाता था। और फिर अंत में होता था मौकास। मौकास होता था 66%, जो मराठा सरदार वसूलता था घुड़सवार रखने के लिए, उसको दे दिया जाता था। तो चौथ का विभाजन जो है इस टाइप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। स्वतंत्र रूप से मुगल सम्राट या बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो हम कहेंगे मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां अंतिम रूप से स्वतंत्र रूप में बंगाल का अंतिम सूबेदार के रूप में जाना जाता है। टीपू के राज्य के किसानों का संरक्षण मिलता था, उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाता था। यह कथन किस ब्रिटिश अधिकारी का है? टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था, उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। यह कथन किस ब्रिटिश अधिकारी का है बात की जा रहा है, तो आप कहेंगे सर जॉन सॉर अधिकारी का। किसका? सर जॉन सॉर अधिकारी का कथन है। सूची 1 और सूची 2 है, गुरु है, योगदान है। गुरु अंगद देव से संबंधित बात किया है। गुरु अंगद देव से संबंधित बात करें तो गुरु लिपि का विकास हुआ है। गुरु रामदास से बात की जाए तो अमृतसर की स्थापना की गई। गुरु अर्जुन देव के समय की बात की जाए तो सैन्य कला का प्रशिक्षण किया गया। और गुरु हरगोविंद के समय आदि ग्रंथ का संकलन किया गया। सॉरी माफी चाहता हूं। गुरु अर्जुन देव के समय आदि ग्रंथ का संकलन किया गया है। गुरु हरगोविंद के समय सैन्य कला के प्रशिक्षण की यहाँ पर योगदान दिया गया। तो इस टाइप में ऑप्शन यहाँ पर सही है। गुरु अंगद देव, गुरु लिपि का विकास, गुरु रामदास अमृतसर के मंदिर की स्थापना, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन, गुरु हरगोविंद सैन्य कला के प्रशिक्षण। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। सॉरी गलती से हो गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र या पत्रिका के द्वारा नील विद्रोह का समर्थन किया गया है? तो नील विद्रोह का समर्थन किस पत्र या पत्रिका के द्वारा किया गया? ऑप्शन में रखना है हिंदू पैट्रियार्क पत्रिका। कौन सी है? हिंदू पैट्रियार्क पत्रिका के द्वारा नील विद्रोह का समर्थन को किया गया है। नील विद्रोह कब से कब हुआ था? तो 1859 से लेके 1860 के बीच में नील विद्रोह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन यानदूब की संधि से समाप्त हुआ था? यानदूब की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो आपको देखना है आंग्ल बर्मा युद्ध। कौन सा? आंग्ल बर्मा जो युद्ध है यानदूब की संधि से समाप्त हुआ था, है ना। और यहाँ पर दो आंग्ल बर्मा युद्ध हुए हैं। अगर हम पहले की आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो 1824 से लेके 1826 के बीच में चला था। दूसरा वाला जो आंग्ल बर्मा युद्ध है 1852 में लड़ा गया था, 1852 लड़ा गया था, और यहीं पर आपकी यानदूब की संधि हुई थी और राजनीतिक और व्यावसायिक मांगों के यहाँ पर छिड़ा हुआ युद्ध था। इलवर्ट बिल विवाद जो 1883 संबंधित है, किससे संबंधित है? इलवर्ट बिल विवाद के बारे में 1883 जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन रहेगा जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थताओं की समाप्ति से इलवर्ट बिल विवाद जो है संबंधित है। 83 का सी ऑप्शन सही है। और इस समय इलवर्ट बिल विवाद से वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। आपको ध्यान रखना है। कौन सा प्रावधान पूना समझौता 1932 में सम्मिलित था? पूना समझौता के बारे में ऑप्शन यहाँ पर कौन से सही हो सकते हैं? दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन की समाप्ति की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई थी, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। केंद्रीय विधानमंडल ने दलितों के लिए 25% सीटें, नहीं, ये गलत है। केंद्रीय विधानमंडल ने दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया और प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधि को निर्वाचन करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई थी, और यहां पर केंद्रीय विधानमंडल में गलत था। तो ऑप्शन रहेगा केवल पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। और एक चीज और रखना है, केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% थी। कभी पूछा जाए, अगर पूछ ही जाए तो पूछोगे 18% थी केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या। चलिए अभी कथन और कारण है। अब ये वाले क्वेश्चन से बहुत डर लगता है ना, क्योंकि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है। चलिए बात करेंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने घेरे की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने घेरे की नीति अपनाई थी, करेक्ट है। कथन दूसरा है, कंपनी ने राज्यों की रक्षा के लिए बफर स्टेट बनाने पर ध्यान दिया था। कैसा बफर स्टेट? तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। कंपनी के मुख्य प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। कैसे थे? कंपनी के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली थे, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा जो है आपके पहले वाले की सही व्याख्या कर रहा है, तो हम कहेंगे दूसरा और तीसरा केवल सही है और पहला कथन जो है सही व्याख्या कर रहा है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे? भाई ऐसे कौन से समाचार पत्र हैं क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन रहेगा संध्या, फिर आपका रहेगा काल, और फिर आपका रहेगा युगांतर। पाइनियर संबंधित नहीं है, संध्या काल युगांतर संबंधित है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। यह आपके क्रांतिकारी संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा त्यागपत्र का कारण था? 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा त्यागपत्र का कारण क्या था? कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल करना, ये सबसे बड़ा कारण था। जो दूसरी विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में धकेल दिया और कांग्रेस को विश्वास लिए ही बिना, मतलब कि कांग्रेस से कुछ कहा नहीं और दूसरे विश्व युद्ध में डालने की बात की गई थी। इसलिए 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है अपना त्याग पत्र सभी ने दे दिया था। किसने तमिलनाडु में शवनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया? भाई तमिलनाडु में शवनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व की बात कर रहा है, किसके द्वारा किया गया? सी राजगोपालाचारी ने किया था। किसने? सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में शवनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। शवनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा 1930 से शुरू हुआ था, है ना। और यहाँ पर आपको रखना है तमिलनाडु में शवनय अवज्ञा आंदोलन सी राजगोपालाचारी ने किया हुआ था और इन्होंने तमिलनाडु के तट पर ही नमक कानून को तोड़ा था। कौन सा तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना से उद्देश्य था? तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना क्या संबंधित है? तो हम कहेंगे असहयोग आंदोलन के संचालन के लिए धन जुटाना। कितना था? धन जुटाना संबंधित था। 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 1 करोड़ रुपए केवल मुंबई से ही प्राप्त हो गए थे। ध्यान रखिएगा 1 करोड़ रुपए में 60 लाख रुपए केवल मुंबई से ही प्राप्त हो गए थे और इसका तिलक स्वराज्य कोष का लक्ष्य था 1 करोड़ रुपए उस समय जुटाना। और यह जो है आपके तिलक की जो है मृत्यु हो गई थी उस समय, आपको सभी को पता होगा, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत में भारतीयों पर लगाए गए निम्नलिखित अभियोगों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नासिक षड्यंत्र केस कब संबंधित है? तो आपके अलीपुर बम कांड से संबंधित
अलीपुर बम कांड से संबंधित कौन सा रहेगा? 1908 का मामला था, है ना। नासिक षड्यंत्र केस की बात किया है तो 1909 का मामला था। दिल्ली षड्यंत्र केस की बात किया है तो आपका 1912 का मामला है, और लाहौर षड्यंत्र केस की बात किया तो यह 1928 से संबंधित है। तो ऑप्शन में अब आप देखोगे सबसे पहला अलीपुर आता है, तीसरे नंबर पर आता है ना। तो पहले ये ए और सी तो गलत हो गए, तीसरा हो गया। फिर आपका नासिक षड्यंत्र का सा है, ठीक है, ये में दो देखो मिले हुए हैं। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? दिल्ली षड्यंत्र, दूसरा वाला। तो पहला वाला गलत हो गया, ऑप्शन हमारा बी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया? हम कहेंगे प्रयागराज में किया गया है। कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के आएंगे, फिर हमारे आधुनिक के आएंगे। मनाए गए हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थापना 2025 की विषय या थीम क्या है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में, और इसको स्थापना दिवस की कौन सा स्थापना दिवस था? 76वां स्थापना, 76वां आपका स्थापना दिवस था। और कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 2025 को मनाया गया था। पूछ रहा है इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम थी विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, इस वर्ष की थीम रही है। थीम इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, आ सकती है। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में कौन सा करेक्ट है? अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, इसके प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है क्या? नहीं। इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? कभी पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन होता है? परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा कोई नामित विशेषज्ञ होता है, जो कि जल मार्ग, नौवहन, बंदरगाह, समुद्री मामलों में पारंगत हो, वह होता है। तो पहला वाला गलत हो गया। इसका उद्देश्य जो है जल मार्गों का विकास पर जल परिवहन को बढ़ावा देना है, करेक्ट है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा नामित एक प्रतिनिधि इसका सदस्य होता है। तो हम कहेंगे तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में समाचारों में रहा धनौरी आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? हाल ही में धनौरी आर्द्रभूमि रहा है, क्या रहा है? धनौरी आर्द्रभूमि जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, किस जिले में है? तो हम कहेंगे गौतम बुद्ध नगर में है धनौरी आपकी वेटलैंड। ध्यान रखिएगा, वेटलैंड कहां पर है? आपकी सूरजपुर वेटलैंड के समीप ही यमुना नदी बेसिन की बाढ़ मैदानों में आपके धनौरी आर्द्रभूमि को जाना जाता है, और ओखला पक्षी अभ्यारण्य भी इससे संबंधित है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 2025 के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो भारतीय कला, इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस 2025 के बारे में बात कर रहा है, कौन सा सही है? इसका 32वां सम्मेलन था 2025 का, करेक्ट है। इसका विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन करना, ये भी करेक्ट है। इसका उद्देश्य महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों को उजागर करना, ये भी ठीक है। तीनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन ए रहेगा। 1, 2, 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, काशी तमिल संगमम 2025 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो काशी तमिल संगमम के बारे में विचार करना है। इस कार्यक्रम को काशी एवं तमिलनाडु के बीच भावनात्मक रूप से जुड़ाव को दर्शाता है, करेक्ट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का शिलान्यास जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया? तो भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया, लेकिन कहां पर किया गया है? लखीमपुर खीरी में किया गया है। बायोपॉलीमर प्लांट जो है 2850 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है लखीमपुर खीरी जिले में, ध्यान रखिएगा। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ऊपरी गंगा के मैदानों में संरक्षित क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कतरनिया का वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर हो गया? बहराइच जिले में हो गया, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का यह हिस्सा है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। गिरवा नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है, तो इस अभ्यारण्य से मान लो कौन सी नदी बहती है? गिरवा नदी होकर बहती है, तो तीसरा वाला भी करेक्ट है। ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन आपके कतरनिया घाट के बारे में सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रही पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा के लेखक कौन है? द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा के लेखक की बात कर रहा है, कौन है? माधव गौड़ बोले हैं। अब हो सकता है चर्चा में है तो एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये चर्चा वैसे भी बहुत हाईलाइट सेंसिटिव चर्चा है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा जो है माधव गौड़ वेले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गंगा टास्क फोर्स के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? गंगा टास्क फोर्स के बारे में विचार करना है। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2025 को लखनऊ में किया गया है, करेक्ट है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत की गई, ये भी सही है। रक्षा मंत्रालय के आदेश के तहत गठित किया गया है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन रहेगा, तीनों ही ऑप्शन जो है गंगा टास्क फोर्स के बारे में करेक्ट है।
तो हमने यहाँ पर अभी 10 क्वेश्चन हमने किसके करंट अफेयर्स ला लिए। अब फिर से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरफ विद्यालय है और दूसरी तरफ संस्थापक है। कौन सा विद्यालय किस संस्थापक से संबंधित, सही है। बात करें तो न्यू इंग्लिश स्कूल जो है कौन सा न्यू इंग्लिश स्कूल के संस्थापक की बात की है, कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक है, करेक्ट है। संस्कृत कॉलेज की बात की है, संस्कृत कॉलेज के जोनाथन डंकन है, कौन है, जोनाथन डंकन थे, जोनाथन डंकन जो है इससे संबंधित थे, संस्थापक थे। दूसरा वाला गलत है। वेदांत कॉलेज की बात की है तो राम मोहन राय है, हम कहेंगे करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही हो गया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात किया है तो एनी वेसेंट है, कौन है, एनी वेसेंट है, हम कहेंगे ऑप्शन जो है चौथा वाला भी गलत है। पहला और तीसरा सही है तो ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है गलत है। अच्छा, कभी स्थापना की बात किया तो न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना 1880 में की गई थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बात की 1791 में की गई। वेदांत कॉलेज की बात किया तो 1825 में की गई थी और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात किया तो 1898 में की गई थी। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में विचार करना है। टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों एवं उनके सहयोगियों को दे दिया था, करेक्ट है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए भी दिए थे, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा सही है, क्योंकि 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है की गई थी और अंग्रेजों एवं टीपू सुल्तान से की गई थी, है ना, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई है। भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 1664 में की गई है, ध्यान रखिएगा, 1664 में की गई थी, ध्यान रखना है। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। तो कांग्रेस के अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, आपको कहना है लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1909 में, लाहौर में 1909 में अधिवेशन हुआ था। इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता को किया गया था। और मदन मोहन मालवीय एक किस महान के लिए जाने जाते हैं, भारतीय विद्वान के लिए, शिक्षाविद के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर अभी कथन 1 है, कथन 2 है, कथन 3 है, बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट है। बात करें टीपू सुल्तान ने भू राजस्व वसूलने में उदारता की नीति का अनुसरण किया, बिल्कुल करेक्ट है। टीपू सुल्तान ने राज्य और किसानों के बीच में मध्यस्थों को समाप्त कर दिया था, ये भी करेक्ट है। वह पैदावार का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लेता था, 1/3 लेता था, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा जो है कथन सही है और उनमें से केवल एक कथन ही व्याख्या कर रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन जो है बी वाला यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की। सेवा सदन नामक जो है सामाजिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई, ऑप्शन कहोगे बहराम जी मालाबारी ने। कब की थी सेवा सदन की स्थापना, तो 1908 में बहराम जी मालाबारी के द्वारा। एक पारसी समाज सुधारक थे, कैसे थे, पारसी समाज सुधारक थे। पारसी समाज सुधारक ने ही सेवा सदन की स्थापना को किया गया था। क्या नाम था इनका, नाम था बहराम जी मालाबारी। इनके मित्र थे दीवान दयाराम गिदुमल, इनके साथ मिलकर इन्होंने की थी। अब इतना तो नहीं पूछा जाएगा, है ना। चलिए, किसने निम्नलिखित संगठनों में किसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो स्थापना है, पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस किस चीजों की स्थापना को किया गया है। हम कहेंगे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, अखिल भारतीय हरिजन संघ नहीं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की बात किया किसने की थी, आपकी महात्मा गांधी M.K. गांधी के द्वारा की गई थी, है ना। तो तीसरा गलत है। समाज क्षमता संघ की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, करेक्ट है। तो दूसरा, पहला और चौथा सही है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, एक कूट का सही उत्तर दीजिए। तो ब्रिटिश भारत में कुछ घटनाएं हैं, इनको यहाँ पर देखना है कि कौन सा घटना कब घटित हुई। जैसे बात की जाए झांसी का विलय, झांसी का विलय जैसे ही आ जाता है, झांसी का विलय जैसे आ जाए तो आपको कह देना है 1732 में मराठों के नियंत्रण में आया था झांसी, और 1853 में अंग्रेजों ने इसको अधिग्रहण कर लिया था, है ना। 1853 में अंग्रेजों ने इसका अधिग्रहण कर लिया था और 1857-58 के दौरान झांसी में नागरिकों का नरसंहार देखने को मिलता है। हिंदू विधवा पुनर्वास अधिनियम की बात की जाए तो हिंदू विधवा पुनर्वास जो अधिनियम है आपका 1856 में घटना घटित की गई थी। संथाल विद्रोह की बात की जाए तो आपकी 1855 से 56 में देखने को मिलता है आपका संथाल विद्रोह। और पील आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1857 से संबंधित है। अब ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, किस पुस्तक में रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया? रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किस पुस्तक में किया हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का, धन के जा रहा है ना, जा रहा है भारत से, रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है इस पुस्तक में। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, लेकिन आप लोगों को एक अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज यहां पर लॉन्च हो चुके हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। हाइप वाला एक नया ऑप्शन आ चुका है यूट्यूब पर, उसको भी आप लोग कमेंट वाले सेक्शन में ही आता है, उस पर भी कर सकते हो। दिवस और तिथि के बारे में बात करें, शोक दिवस कब मनाया जाता है? शोक दिवस बंगाल में कब मनाया गया? तो शोक दिवस कहेंगे 16 अक्टूबर को, करेक्ट है। खिलाफत दिवस की बात किया है 17 अक्टूबर को, ये भी ठीक है। सीधी कार्रवाई दिवस की बात किया है तो 16 अगस्त को, ये भी ठीक है। और मुक्ति दिवस की बात किया है तो 22 दिसंबर को, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किसने, कौन है सतनामी विद्रोह से संबंधित? तो इनमें से सतनामी विद्रोह से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? गुरु घासीदास। कौन है? गुरु घासीदास सतनामी विद्रोह से संबंधित है। गुरु घासीदास के टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1756 से लेके 1836 तक जो है इनका समय पीरियड है। उनका संदेश था सत्य बोलो, काम करो, धर्म निभाओ। इनका यह आपका क्या था? उपदेश था एक तरीके से। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में विचार करें, कौन सा सही नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा है? तो इनमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। यह युद्ध जो है फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के मध्य में लड़ा गया था, ये तो करेक्ट है। यह मद्रास पर फ्रांसीसी की विजय का कारण शुरू हुआ, ये भी करेक्ट है। इस नाम की समाप्ति पांडुचेरी की संधि से हुई, तो इसकी समाप्ति पांडुचेरी की संधि समाप्त हुई थी क्या? नहीं भाई, हम कहेंगे इसकी समाप्ति जो है एक्स-ला-सेपिल की संधि से समाप्त हुआ था, तो हम कहेंगे ये तो गलत है ना। चौथा है, युद्ध के पश्चात मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हुआ, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन पूछा था कौन सा गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला यहाँ पर गलत है। दादाभाई नौरोजी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही? दादाभाई नौरोजी के बारे में, उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन से दल से थे? उदारवादी नरम दल से थे, करेक्ट है। बंबई ने ज्ञान प्रसारक मंडली की इन्होंने स्थापना की है, ये भी सही है। इन्होंने समाचार पत्र इंडियन रिव्यू में उपनिवेशों में सुशासन संबंधी विचार, नहीं, इन्होंने सुशासन संबंधी विचार को नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका संपादन है, अगर कभी पूछा जाए कि इंडियन रिव्यू में किसने किया है, तो इंडियन रिव्यू का जो संपादन है वो आप किसने दिया है? ये आपके G.A. नटेशन ने किया है। किसने? G.A. नटेशन के द्वारा किया गया है, और यह मद्रास में संबंधित था, अंग्रेजी भाषा में दिया जाता था। केवल पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। कौन सा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों में शामिल है? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कुछ न्यायिक सुधार किए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? प्रत्येक जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन कौन सा सही है? पहला वाला करेक्ट है। हिंदू मुसलमानों के लिए समान विधि, नहीं, ऐसा कोई संबंधित नहीं है। दीवानी न्याय अधिकारियों को अधीन लाना, ये भी समझते हैं, केवल पहला वाला सही है, तो हम ए ऑप्शन पर टिक यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, इसकी बात करें। अभिकथन कहता है कि वेलेजली ने भारतीय राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, बिल्कुल सही है, वेलेजली ने बाध्य किया हुआ था। नेक्स्ट आता है कि भाई वेलेजली भारत को नेपोलियन के प्रभाव से बचाना चाहता था। क्या करना चाहता था? वेलेजली भारत को नेपोलियन के प्रभाव से बचाना चाहता था, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो कारण और कथन दोनों ही सही है, हम कहेंगे ए ऑप्शन सही रहेगा, और व्याख्या भी सही यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नारीवादी तर्कों पर आधारित पुस्तक है स्त्री पुरुष की तुलना, किसकी रचना है? नारीवादी तर्कों पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना है या किसकी रचना है? ऑप्शन कहेंगे ताराबाई सिंधे की क्या है? रचना है। ताराबाई सिंधे की रचना है, 1882 में इन्होंने लिखा है। कब लिखा है? 1882 से संबंधित है। बंगाल विभाजन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 1903 का बंगाली एवं संजीवनी पत्रिका में कड़ा विरोध किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मूल उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी को कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था, तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी सही है। ऑप्शन रहेगा 1 और 2, दोनों ऑप्शन सही है। बाकी आपको देखना है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में याद रहता है। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की निकासी के प्रमुख घटक थे? भाई औपनिवेशिक शासन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में जो धन की निकासी हो रही है, इनमें से कौन कौन से कारण थे? भारतीय राज्य सचिव के संबंध में व्यय होना, बिल्कुल करेक्ट है। विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज दर होना, ये भी करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का प्राप्त लाभांश होना, ये भी सही है। कंपनी के सैन्य और असैन्य व्यय में होना, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन रहेगा चारों ही कारण भारतीयों की धन निकासी को यहां से लिया जा रहा था।
कौन कांग्रेस के समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की स्थापना से कौन से संबंधित नहीं है? आचार्य नरेंद्र देव संबंधित है, जयप्रकाश नारायण संबंधित है, अच्युत पटवर्धन संबंधित, चित्तरंजन दास संबंधित नहीं है। चित्तरंजन दास संबंधित जो है नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। और चित्तरंजन दास ने किसकी की थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी सम्मिलित थे 1923 में। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ संस्थान है और एक संस्थापक है, कौन सा सही है? बात करें कलकत्ता मदरसा की स्थापना के संस्थापक कौन है? तो कलकत्ता मदरसा के संस्थापक की बात किया तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। और कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की बात किया तो विलियम जॉन सम्मिलित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ की स्थापना 1784 में की गई। संस्कृत कॉलेज की स्थापना से बात की जाए, संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन सम्मिलित है, चौथे से मिलाएंगे, और 1792 में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजी सम्मिलित है, 1800 में की गई थी। ऑप्शन यहां पर पूछा है कौन से संस्थापक संबंधित सही है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का ऑप्शन तीसरा सही है। किसी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की संख्या दी जाती है? समाचार पत्रों की मुक्तिदाता की संख्या जो है चार्ल्स मेटकॉफ को दी जाती है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? 1918 में गठित हुआ उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था। कौन सा वर्ष से संबंधित जो है नहीं थे? तो हम कहेंगे गौरी शंकर मिश्रा संबंधित थे, मदन मोहन मालवीय संबंधित थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित जो है आपके कौन नहीं थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित नहीं थे। चलिए बात करेंगे कौन भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण थे? भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण क्या रहे हैं? धार्मिक अहिष्णुता, बिल्कुल। व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य करना, ये भी ठीक है। यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष होना, ये भी करेक्ट है। नए उपनिवेशों ब्राजील की खोज हो गई तो फिर इन्होंने भारत की ओर ध्यान थोड़ा कम देना स्टार्ट कर दिया। ऑप्शन रहेगा डी वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है किन यूरोपीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध जो है यूरोपीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। किन किन के बीच में? तो हम कहेंगे अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है लड़ा गया था। निर्णायक युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया था। कब? 1760 में लड़ा गया था। चलिए आज का हमारा अंतिम है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा? बात करें, राजा सवाई जयसिंह ने आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाओं का निर्माण करवाया। करेक्ट है। कर्ण की एक महान खगोल शास्त्री भी था। दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेशक आज हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चन लगाए हैं, जो हमारे 76 से लेके 150 आपके 150 क्वेश्चन तक बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी और इस चैनल पर मल्टीपल कोर्सों की टेस्ट भी लग रही है, आप बखूबी उसको भी देख पाओगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।